समय है 1983 का। जगह है बेका वैली, लेबनान। सुलेमान और उसका भाई अपने रूम में मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और कहती है तुम लोग बाहर जाकर खेलो, और फिर वो म्यूजिक बंद कर देती है। उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी जो एकदम शांति से रहा करती थी। फिर सुलेमान और उसका भाई अली बाहर छत पर खेलने चले जाते हैं। तभी वे दोनों ध्यान देते हैं कि कुछ अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी वैली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। फिर देखते ही देखते वे उनके पूरे इलाके में बारूद बरसा देते हैं और उस हंसती खेलती जगह को शमशान में बदल देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ये है जैक रायन, जो कि वाशिंगटन डीसी में रहता है। ये CIA में एनालिस्ट की जॉब करता है, जो कि एक डेस्क जॉब है। इसका काम है लोगों के खातों और असाधारण लेन देन पर नजर रखना। जब ये अपनी साइकिल से अपने ऑफिस जा रहा था, तब इसका जेम्स नाम के एक बंदे के साथ एक्सीडेंट होता होता बच जाता है, जो कि अपनी फास्ट कार में अपने ऑफिस जा रहा था। फिर जैक अपने ऑफिस जाता है। इसके ऑफिस में सब इसको डॉक्टर रायन के नाम से पुकारते हैं। आज इनके ऑफिस में मीटिंग थी और ये जनाब लेट पहुंचे थे। तभी उनके रूम में एंट्री होती है जेम्स की। जेम्स बताता है मैं आपका नया ग्रुप चीफ हूँ। जेम्स को देखकर जैक का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि आज सुबह की उनकी पहली मुलाकात ठीक नहीं थी। फिर जेम्स सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। जब जैक की बारी आती है तो वो बताता है कि मेरा नाम जैक रायन है। मैं ईडन और उसके आसपास के इलाकों की स्विफ्ट ट्रांजैक्शन की निगरानी रखता हूँ। पिछले कुछ महीनों में मैंने कई ट्रांजैक्शन पर रेड फ्लैग लगाए हैं, क्योंकि मुझे उन पर शक है। जेम्स पूछता है ऐसा क्यों? जैक बताता है कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई यमन में बड़ी ट्रांजैक्शन करता है। हाल ही में ऐसी ही एक ट्रांजैक्शन हुई है। मुझे शक है जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन की है वे अपराधी हैं। उसका नाम सुलेमान है। मैंने रिसर्च की तो पता लगा लोग उसे जरूरत से ज्यादा ही इज्जत देते हैं। शिया हो या सुन्नी हो, सब लोग उसे मानते हैं। जेम्स कहता है मेरे पहले ही दिन मुझे लादेन जैसे आदमी की खबर मिल गई। फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर जब वो वहाँ से बाहर जाते हैं तो जैक का साथी उसे बताता है कि उन्हें जॉब से हटा दिया गया था, क्योंकि जब वो जंग में थे तो उन्होंने दुश्मनों को सुअर के खून से डूबी हुई गोलियों द्वारा मारने का ऑर्डर दिया, ताकि उन्हें जन्नत नसीब ना हो। तभी हम हैनिन नाम की एक औरत को देखते हैं, जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके बच्चों के नाम थे समीर, सारा और नूरा, और ये सुलेमान की पत्नी थी। तभी वहाँ पर शेख अल रदवान आता है और उसके साथ उसकी पूरी सेना थी। फिर वो हैनिन से पूछता है क्या तुम्हारे शोहर घर पर हैं? हैनिन पूछती है क्यों, क्या हुआ? रदवान बताता है कि हम एक आदमी को अपने साथ लाए हैं। तुम्हारे शोहर ने ही उसे यहाँ पर लाने की दरख्वास्त की थी। फिर वो उस आदमी को वहाँ पर छोड़ देते हैं। उस आदमी का नाम अंसर था, जो कि अब से यहीं पर रहने वाला था। तभी रात को जब जैक अपने डिनर की तैयारी कर रहा था, तभी उसके पास उसके पुराने बॉस जो का फोन आता है, जो करीब 5 साल पहले उसके साथ काम किया करता था। वो जैक को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करता है और संडे को अपने घर पर आने को कहता है। फिर रात को जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आती। उसे वो समय याद आता है जब वो सेना में था, और अक्सर जो लोग दूसरों को मारते हैं वे अपनी रातें जाग कर बिताते हैं। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो कुछ गलत ट्रांजैक्शन नोट करता है। फिर वो अपने बॉस जेम्स के पास जाता है और बताता है कि ये ट्रैक यूरो नाम की एक ऐप के जरिए ट्रांसफर किए गए पैसों का लेन देन है। जेम्स कहता है जब मैं कराची में था तब भी इसी ऐप को यूज किया जाता था। जैक बताता है कि ये सारे ट्रांजैक्शन सऊदी की एक कंपनी ने किए हैं, और अजीब बात यह है कि इस कंपनी को 1 महीना पहले ही लाइसेंस मिला है। पिछले 8 दिनों में इन्होंने 6 बार स्विफ्ट ट्रांजैक्शन किए हैं, जिनका टोटल $90 लाख से भी ज्यादा है। सर, ये जो लोग भी हैं ये अपने प्लान को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और इनको रोकने का ये सही समय है। जेम्स कहता है तुम उसे इसलिए रोकना चाहते हो क्योंकि उसका नाम सुलेमान है। फिर जैक कहता है सर, हमारे ऑफिसर्स आज भी पछता रहे हैं कि उन्होंने 20 साल पहले लादेन को तब क्यों नहीं पकड़ा जब उन्होंने उसका नाम पहली बार सुना था। सर, आप प्लीज उनका अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर दीजिए। 911 के हमले में $5 लाख लगे थे, और अब की बार तो ये रकम उससे 20 गुना ज्यादा है। जरा सोचो वे क्या कर सकते हैं। लेकिन जेम्स उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से वापस भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैनिन चाय बनाकर अपने हस्बैंड के वर्क स्पेस पर जाती है। वहाँ मौजूद अंसर एक केमिकल ट्यूब को एक बोतल में डाल रहा था। फिर हैनिन कहती है मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आई हूँ। हैनिन को ये तो नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो श्योर थी कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है या फिर गलत होने की तैयारी में है। दूसरी तरफ जैक अपने एक साथी को बताता है कि बॉस अकाउंट को फ्रीज करने से डरते हैं। फिर उसकी साथी बताती है कि ये अथॉरिटी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास है। फिर जैक उस डिपार्टमेंट में अपनी एक दोस्त के पास जाता है और उसे कहकर सुलेमान का अकाउंट फ्रीज करवा देता है। तभी जेम्स के पास US एम्बेसी यमन से फोन आता है। फोन पर पीट नाम का ऑफिसर बात कर रहा था। वो कहता है कि तुमने जिस अकाउंट को फ्रीज किया है उसके बारे में बात करनी है। जेम्स कहता है मैंने किसी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया। पीट कहता है तो तुम्हारे फ्लोर के किसी ऑफिसर ने किया होगा। जेम्स कहता है तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी बैक कॉल करता हूँ। फिर वो गुस्से में जैक को आवाज देता है
जब जैक वहाँ पर आता है तो वो पूछता है तुमने किससे पूछकर उसके अकाउंट को फ्रीज किया है। जैक कहता है कि अगर आप इससे कोई मुसीबत में फंसने वाले हैं तो सारा इल्जाम मैं अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। फिर जेम्स तालियां बजाने लगता है और कहता है मान लो सुलेमान या सुपरमैन जो भी है, अगर उसको पता चला कि गवर्नमेंट ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो वो क्या करेगा। वो पीछे हट जाएगा और किसी के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हम उस बैंक पर नजर रख सकते थे, उसके कोरियर पर नजर रख सकते थे, उसके पूरे नेटवर्क को पकड़ सकते थे। फिर जैक कहता है कि हम पहरा देते रह जाते और वे लोग अगला 9/11 करके चले जाते। फिर जैक भी गुस्से में आकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यमन में उस बैंक मैनेजर के ऊपर नजर रखी जा रही थी जिसके बैंक के द्वारा ये लेन देन हुआ था। तभी उससे मिलने के लिए 2 आदमी आते हैं। फिर जो ऑफिसर उन पर नजर रखे हुए था वो कहता है कि मुझे उनकी बातें सुननी है। तभी उनके पास एक लेडी आकर बैठ जाती है। उसके हाथ में माइक्रोफोन वाला पेन था। पास की ही एक बिल्डिंग में उनका एक स्नाइपर भी टारगेट को शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। माइक से दूरी ज्यादा होने के कारण बैंक मैनेजर की आवाज साफ नहीं आ रही थी। ऑफिसर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे क्या बात कर रहे हैं। फिर ऑफिसर स्नाइपर को उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन स्नाइपर कहता है कि टारगेट निशाने से जा चुका है। फिर वे खुद गाड़ियों से नीचे उतरकर उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगते हैं। फिर आगे जाकर वे उनको शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स जैक के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। उसे पता चलता है कि पहले वो सेना में था। फिर एक दिन एक हमले में उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला ही था जो जिंदा बच गया। तभी जेम्स के पास फिर से पीट का फोन आता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हें एक चौंकाने वाली खबर देनी है। दूसरी तरफ जैक अपने एक्स बॉस के बर्थडे पार्टी में जाता है। उसका बॉस अपनी पार्टी में आने के लिए उसका स्वागत करता है। फिर वो बातों बातों में जैक को कहते हैं कि मैं एक फंड रेज कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स साउथ कोरिया से हैं। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट साउथ कोरिया के बारे में क्या सोचती है। कहीं मैं उनसे डील करके फंस तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जैक कहता है वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। फिर जो कहता है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। ये सच्चाई की मूर्त बने रहने से कोई फायदा नहीं। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और उस वक्त तुम पछताओगे। फिर जो अपने बाकी के गेस्ट से मिलने चला जाता है। तभी जैक के पास डॉक्टर कैथी आती है। वो कहती है कि तुमने बर्थडे बॉय को नाराज कर दिया। दरअसल डॉक्टर कैथी जो की बेटी थी। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कैथी जैक से काफी इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आकर रुकता है। फिर उनमें से 2 ऑफिसर निकल कर आते हैं और जैक रेयान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर लेडी ऑफिसर कहती है आप अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, वो गाड़ी मैं आपके घर पहुंचा देती हूँ। जैक को उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि वे लोग उसे इस तरह से क्यों लेने आए हैं। फिर वो उसे जेम्स के पास ले जाते हैं। जेम्स बताता है कि जिस अकाउंट को तुमने फ्रीज किया था उससे रिलेटेड एएसडी और यमनी पीएसओ ने 2 लोगों को पकड़ा है। शायद वे खबरी हैं। अब वे उनसे पूछताछ करने वाले हैं और उनके द्वारा की गई फाइनेंशियली गड़बड़ के बारे में तुम्हें सबसे ज्यादा पता है, इसलिए तुम भी मेरे साथ वहाँ चल रहे हो। जैक कहता है कि मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं इंटेरोगेशन वगैरह थोड़ी करता हूँ। जेम्स कहता है चुपचाप प्लेन में बैठो। फिर वहाँ जाकर जेम्स जैक को अपने दोस्त मार्टिस से मिलवाता है। ये दोनों पहले पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। फिर उनको बेस कैंप के अंदर ले जाया जाता है। फिर मार्टिस उन दोनों को खबरियों से मिलवाता है। वे दोनों सऊदी से थे। उनमें से एक का नाम था उमाद रब्बानी और दूसरा उसका बॉडीगार्ड था जिसके पास सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस भी था। जैक पूछता है क्या उनके पास कोई फोन था। फिर जैक को उमाद का फोन दे दिया जाता है। फिर जैक उसको चेक करके बताता है कि इसी नंबर से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। फिर सुबह से शाम हो जाती है। इतनी लंबी पूछताछ के बाद भी वे लोग अपनी जुबान नहीं खोलते। फिर बेस के बाहर कुछ कारें आकर रुकती हैं। फिर एक गार्ड जो कि उन्हें जानता था उनके पास जाता है। वे लोग बताते हैं कि हम और 4 लाशें लेकर आए हैं जो ड्रोन हमले में मारे गए थे। फिर वे लोग पैसों के बदले उन लाशों को फौजियों को सौंप देते हैं और बेस के अंदर रखवा देते हैं। तभी पूछताछ खत्म होने के बाद जैक बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। जैक बताता है कि मैं एक एनालिस्ट हूँ, यानी कि एक सीटिंग जॉब करता हूँ, यानी कि एक ऑफिस में काम करता हूँ। तुम क्या करते हो? सुफियान कहता है मैं बॉडीगार्ड हूँ। तभी वे लाशें जो बेस कैंप के अंदर रखी गई थी उनमें से अली नाम का एक आदमी उठ खड़ा होता है। उसने अपने चेहरे पर किसी और मरे हुए आदमी का मास्क पहना हुआ था। फिर वो अपने पास पड़ी डेड बॉडी के पेट में से बंदूकें निकालता है। तभी जैक पूछता है कि तुम जिसके साथ आए हो उसके बारे में क्या जानते हो। सुफियान कहता है वो मेरा क्लाइंट है और मैं अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा बातें नहीं करता। फिर जैक पूछता है क्या तुमने सुलेमान का नाम सुना है। सुफियान कहता है ये तो बहुत ही कॉमन नाम है। तभी कैंप के बाहर फिर से एक कार आ जाती है और इस बार ये लोग किसी और ही मकसद से आए थे, लेकिन फौजी उनके इरादे को समझ जाते हैं और उन्हें ठोक देते हैं। तभी उस कार में विस्फोट हो जाता है जिसकी आवाज से सभी अलर्ट हो जाते हैं। तभी देखते ही देखते वहाँ पर और भी कारें आ जाती है और उनमें बैठे लोग फौजियों पर हमला कर देते हैं। जेम्स और उसके साथी खबरी को रूम में बंद करके बाहर आ जाते हैं।
फिर जेम्स जैक को कहता है तुम भी खबरी वाले रूम में चले जाओ, वहाँ तुम सेफ रहोगे। फिर जैक ऐसा ही करता है। फिर वे आतंकी जनरेटर को उड़ा देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तभी अली एक फौजी को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है मुझे मेरे साथियों के पास लेकर चलो। फिर जब वो फौजी उसे खबरी के पास लेकर जाता है तो अली उस खबरी को ठोक देता है। फिर अली कहता है कि मुझे मेरे दूसरे साथी के पास लेकर चलो। बाहर गोलाबारी अभी भी जारी थी। इतने में वो फौजी अली को बॉडीगार्ड वाले रूम में ले जाता है। फिर दरवाजा खुलते ही बॉडीगार्ड चिल्लाता है दरवाजे के पीछे कोई है। फिर अली गोली चला देता है और वो गोली फौजी को लग जाती है। फिर अली और जैक दोनों में हाथापाई हो जाती है। अली की गन नीचे गिर जाती है, जिसको सुफियान उठाने की कोशिश करता है। तभी अली के हाथ में एक चाकू लग जाता है, जिससे वो जैक के पेट पर वार करता है। फिर जैक उसे खूब धोता है, लेकिन अली भी कम नहीं था। फिर अली के हाथ में गन लग जाती है और वो जैसे ही उसे ठोकने वाला था, जैक फौजी के कपड़ों में से ग्रेनेड उठा लेता है और उसकी पिन उतारकर कहता है चलाओ गोली, मरेंगे तो तीनों इकट्ठा मरेंगे। फिर अली फौजी की जेब से चाबियां निकालता है और सुफियान उनसे अपनी हथकड़ी खोल लेता है। फिर बाहर जाते समय सुफियान कहता है मुझे लगता था तुम एक मामूली से एनालिस्ट हो। जैक कहता है तुम भी कोई बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम सुलेमान हो। फिर वे लोग दरवाजे को बाहर से बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैक उस ग्रेनेड में वापस से पिन लगा देता है और चैन की सांस लेता है। फिर सुलेमान और अली दीवार फांदकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर उनके आदमी उन्हें कार में बिठाते हैं और वहाँ से वापस लौट जाते हैं। ये लोग शेर के मुंह में हाथ डालकर उनका शिकार छीन कर ले गए थे। दोस्तों, अली और सुलेमान वही बच्चे थे जिनको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। जब अमेरिका ने उनके इलाके पर हमला किया तब वे दोनों बच गए थे। अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए इन दोनों ने आतंकवाद का रास्ता अपना लिया। इतने में जैक भी रूम से बाहर आ जाता है और चारों तरफ तबाही का मंजर देखकर चौंक जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।